नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शालों में। दोस्तों, मोदी विरोध के नाम पे ये इंडी अलायंस बंद तो गया, लेकिन इस इंडी अलायंस के चक्रव्यूह में अब मोदी विरोधी दल ही फंस गए हैं। अब मोदी विरोधी दल को ही समझ में नहीं आ रहा कि इस इंडी अलायंस से बाहर कैसे निकले, और इस इंडी अलायंस से बाहर निकलने के लिए जिसकी जितनी क्षमता है, जहां जिसकी पहुंच है, वहां वह भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी नाम का खौफ इतना है इन मोदी विरोधी दलों के अंदर कि यह चाह कर भी इस अलायंस से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आगे निकल पाएंगे या नहीं, यह बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो नहीं निकल पा रहा है। और जिस तरीके का परिस्थिति है वर्तमान में, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 2024 चुनाव तक ये इंडी अलायंस आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगी। 2024 चुनाव आते आते इन लोगों के अंदर ऐसा माहौल बन जाएगा कि यह साथ में चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, दरअसल पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक पूरे इंडी अलायंस में जुत्तम पैजार चल रहा है। जी हाँ, जुत्तम पैजार का मतलब समझते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जहां जिसको मौका मिल रहा है वो जूता जूता बजाया जा रहा है। और हालात तो यह ऐसी हो गई है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में इन इंडी अलायंस के नेताओं को के झगड़ा के बीच में वहां के आम जनता लड़ रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक के आम जनता एक दूसरे राज्य के जनता के खिलाफ हो गई है, जो बहुत ही भयावह स्थिति है। ये इंडी अलायंस किस लिए बना था? ये इंडी अलायंस इसलिए बना था कि ये सब लोग मिलकर, सब लोग अपने अपने महत्वाकांक्षा को भुलाकर एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे। यानी कि ये सब लोग इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सब लोग इकट्ठा होकर अपने बीच के विवाद को नहीं सुलझा पा रहे हैं। खबर क्या है? खबर पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु कर्नाटक तक जाएंगे। शुरू करते हैं पंजाब से, कि किस तरह से इस इंडी अलायंस के बीच में जुत्तम पैजार हो रहा है। दरअसल पंजाब में कल आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के एक विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी किस लिए किया गया है? उनकी गिरफ्तारी किस कारण से हुई है? उनकी गिरफ्तारी जिस कारण से हुई है वो काफी गंभीर मुद्दा है पंजाब के लिए। दरअसल सुखपाल सिंह खैरा को 2015 के एक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इनके ऊपर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब में मादक पदार्थ का तस्करी किस तरीके से होता है कि वहां के 50% से अधिक युवा नशे के शिकार में अपना भविष्य बर्बाद कर लेता है। पंजाब में जो ये नशे का मामला है बहुत पुराना है। पंजाब में जो भी सरकार बनती है वो नशे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती रहती है। इसके बावजूद भी पंजाब में नशाखोरी गिरोह पर काबू नहीं कर पाती है कोई भी सरकार। भला करे भी तो कैसे करे? जिस तरीके का आरोप सुखपाल सिंह खैरा पे है, अगर इस तरीके का नेता ही पंजाब में नशा का कारोबार करता हो, ड्रग्स का तस्करी करता हो, करवाता हो और पंजाब के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करता हो, तो फिर भला सरकारें कैसे कंट्रोल करेगी? इस देश में एक प्रचलन बन गया है कि चाहे कार्रवाई किसी भी तरीके का हो, तुरंत राजनीतिक दल उसको बदले की भावना की कार्रवाई बता देता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि वह कार्रवाई उनके खिलाफ किया गया हो। अगर उनके खिलाफ नहीं है तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। जैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई होता है, तुरंत कहते हैं कि बदला के भावना के अनुरूप पे कार्रवाई किया गया है। दरअसल खैरा के खिलाफ प्राथमिकी में जो आरोप लगा है वो आरोप है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों के गिरोह का समर्थन करता था, उन्हें पंजाब में आश्रय देता था छुपने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए, और उसके बदले में इनको ड्रग्स तस्करों और अंतरराष्ट्रीय गिरोह से मोटा माल मिलता था। जी हाँ, एक कांग्रेस पार्टी का नेता है। और जब कांग्रेस पार्टी का सरकार था पंजाब में, उस समय में इस नशा
का कारोबार पंजाब में चरम पे था। जांच में जो एजेंसी ने जांच करके इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें इनके ऊपर जो आरोप लगा है, उसमें जांच में पता चला है कि 2014 से 20 के बीच में खैरा ने कथित तौर पे अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर 6.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे, जो इनके घोषित आय से कहीं अधिक है। तो यह पैसा इनके पास कहां से आया? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी और उनको देना चाहिए कि अगर सुखपाल सिंह खैरा निर्दोष है, वह अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का समर्थन नहीं करता है, उनको संरक्षण नहीं करता है पंजाब में, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा दौलत इनके पास आया है, आया कहां से? तो पंजाब में सुखपाल सिंह खैरा के गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी, जो कि इसी इंडी अलायंस का हिस्सा है, और कांग्रेस पार्टी, जो इस इंडी अलायंस का सरगना है, इसके बीच में जुत्तम पैजार शुरू हो गया है। और यह जुत्तम पैजार शायद इसलिए शुरू किया गया है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जैसे ही दिल्ली में इनके शीश महल घोटाले के ऊपर सीबीआई जांच का आदेश हुआ, क्योंकि वह सीबीआई जांच का मांग दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने किया था, उससे अलबला कर इन्होंने एक 8-9 साल पुराने मामले में पंजाब कांग्रेस के नेताओं पे एक कार्रवाई करवाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों पार्टियों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी एक दूसरे से अलायंस को तोड़ने का ऐलान कर देगा। लेकिन अभी इनकी मजबूरी है कि ये इस तरीके का फैसला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इनके अंदर नरेंद्र मोदी नाम का एक खौफ बैठा हुआ है। लेकिन इस खौफ में ये कितने दिन इस तरह से जूते पैजार करते रहेंगे, बहुत जल्द ही इनके बीच अलायंस होने वाला है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच जुत्तम पैजार हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी 12 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक विदेशी दौरों पे था। उनका यह कहना था, विदेशी दौरों पर थी, और उनका यह कहना था कि वह विदेशी निवेश लाने के लिए पश्चिम बंगाल में वो ये विदेशी दौरा कर रही हैं। लेकिन पंजाब कांग्रेस का नेता अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल कांग्रेस का नेता और अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे जोरदार हमला बोला, और उन्होंने कहा कि ये 3 लखिया मुख्यमंत्री है। जानते 3 लखिया उन्होंने क्यों कहा? 3 लखिया उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विदेशी दौरों पे जिन होटल में रुकी थी, उस होटल का प्रतिदिन का किराया 3 लाख रुपया था। इसलिए वो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, और इस प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 लाख रुपये प्रतिदिन के किराए वाले होटल में रुक रही है, विदेशों में ऐश कर रही है। इस तरीके का शब्दों का प्रयोग अधीर रंजन चौधरी ने किया है। उन्होंने यहां तक कि पश्चिम बंगाल में जो डेंगू मच्छर का मामला बढ़ रहा है, डेंगू बुखार का मामला बढ़ रहा है, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि यह ममता मेड डेंगू है। और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और कार्यकर्ता मच्छरदानी लेकर सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। और यह जब मीटिंग में जाते हैं लोग, ते कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे, और अपने अपने प्रदेशों में जुत्तम पैजार कर रहे हैं। इनके इस तथाकथित झूठे छद्म भेष को समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में, और नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस देश के सनातन हिंदू और सनातन संस्कृति के विरोध में ये लोग किस तरीके का छद्म भेष बना रखा है, जिसके अंदर एक दूसरे का कोई शकल देखना नहीं पसंद कर रहा है, लेकिन ऊपर से कह रहा है कि हम सब एक हैं और हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे। तो वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु का मामला तो और अनोखा है। दरअसल इस समय कर्नाटक में और तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कर्नाटक का किसान कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, और तमिलनाडु का किसान तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, और संयोग देखिए कि दोनों ही जगहों पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, फिर भी दोनों राज्यों के जनता एक दूसरे के खून का प्यासा बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गया है कि कर्नाटक में और बेंगलुरु में धारा 144 लगा दिया गया है। कर्नाटक में तमिलनाडु से आने वाले बसों को रोक दिया गया है, और इसका नेता 52 साल का बच्चा मोहब्बत के दुकान खोलकर पता नहीं कहां घूम रहा है।
इनको कोई बताए कि भाई अपने उस दुकान पे भी जाओ जो तुमने कर्नाटक और तमिलनाडु में खोल के आए हो। दोनों ही राज्यों में तुम्हारे ही पार्टी का सरकार है, फिर दोनों राज्यों के जनता एक दूसरे के आमने सामने क्यों है? दोनों राज्यों का सरकार एक दूसरे के आमने सामने क्यों है? दरअसल इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद वर्षों पुराना झगड़ा है। और समझ जाए एक चीज, इससे यह विवाद एक चीज की तरफ और इशारा करता है कि जो लोग कहते हैं कि इस देश में नेहरू गांधी ने बहुत कुछ दिया इस देश को, जो लोग कहते हैं कि नेहरू ने इस देश को इसरो दिया, एम्स दिया या IIT दिया, पता नहीं क्या क्या दिया, उस नेहरू ने एक विवाद को खत्म नहीं कर पाया, तो समझ जाइए कि उसने क्या क्या दिया इस देश को। जिस नेहरू परिवार का इस देश पर 25 से 30 सालों तक एक छत्र राज था, हर एक राज्यों से लेकर केंद्र तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेसी नेता थे, दूसरा कोई नेता नहीं था। उस पार्टी ने भी इस विवाद को खत्म नहीं करवा पाया, इसके लिए कोई ठोस समाधान नहीं निकलवा पाया। और आज जब वो विवाद फिर से इनके बीच पैदा हुआ है, तो इन दोनों राज्यों की सरकार नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि मोदी जी आप हमारे इस झगड़े को खत्म करवाइए, क्योंकि ये झगड़ा हम लोगों से खत्म नहीं हो पा रहा है। यानी ये सब मिलकर मोदी को हरा सकते हैं, लेकिन सब मिलकर इन सबके बीच में जो झगड़ा है उसको खत्म करने का गुहार भी ये नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। यह है इनकी उपलब्धि, यह है इनकी बहादुरी। दरअसल इस कावेरी नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 जून 1990 को एक ट्रिब्यूनल गठन किया था। 1991 में ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि कर्नाटक कावेरी के पानी का एक हिस्सा तमिलनाडु को देगा, साथ ही हर महीने पानी देने को लेकर भी फैसला हुआ, लेकिन बात अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। ट्रिब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक में हिंसक झड़प भी हुई थी। इसके बाद 2007 में मामला फिर अदालत में पहुंच गया। कोर्ट के दखल के बाद ट्रिब्यूनल ने साल 2007 में कावेरी नदी के पानी का बंटवारा कर दिया। इसके हिसाब से कावेरी का पानी सभी दावेदारों को देने का फैसला हुआ। ट्रिब्यूनल ने यह माना कि कावेरी में 740 TMC पानी है, इसमें से तमिलनाडु को 419, कर्नाटक को 270, केरल को 30 और पांडुचेरी को 7 TMC पानी दिया जाना था। यही नहीं, विवाद सुलझाने के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल निगम समिति भी बनाई गई थी, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के अड़ियल रवैये के चलते मामला सुलझ नहीं पाया। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कर्नाटक से कहा कि वो तमिलनाडु को और पानी दे, लेकिन इस फैसले के बाद कर्नाटक में हिंसक झड़प शुरू हो गई। मामला किसी तरह शांत कराया गया। इसके बाद साल 2016 में कर्नाटक सरकार ने सर्वसम्मति से कावेरी का पानी तमिलनाडु को न देने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। तमिलनाडु ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक से फिर से तमिलनाडु को पानी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिर से हिंसक घटनाएं हुई, बसों और सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगा दी गई। साल 2018 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिया। इस फैसले के हिसाब से तमिलनाडु को 404.25 TMC फीट पानी मिलना तय हुआ था, वहीं कर्नाटक को 284.75 TMC पानी मिलना था, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक उसे पर्याप्त पानी नहीं दे रहा है। इसको लेकर कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में स्टालिन ने कर्नाटक की सिद्धिरमैया सरकार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कावेरी डेल्टा में पर्याप्त पानी नहीं है, कावेरी डेल्टा में पर्याप्त पानी है और तमिलनाडु में मानसून से पर्याप्त वर्षा होगी, इसलिए तमिलनाडु की मांग सही नहीं है। उसने अपना सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया है। बकौल MK स्टालिन यह सब बातें पूरी आधारहीन है। कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट झूठी थी। वहीं एक अन्य बयान में तमिलनाडु CM स्टालिन ने कहा कि जल विवाद को लेकर राज्य की सभी पार्टियों के सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसके लिए राज्य से एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुर्राई मुरुगन करेंगे। अब दूसरी तरफ खबर यह है कि कर्नाटक सरकार और उनके जो जल संसाधन मंत्री और उप मुख्यमंत्री
डीके शिव कुमार है, उन्होंने कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी देने के लिए, अभी एक हफ्ता पहले ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक को कि आपको तमिलनाडु को पानी देना पड़ेगा, 5000 क्यूसेक पानी दीजिए, लेकिन कर्नाटक सरकार ने हाथ खड़े कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम इस आदेश को लागू नहीं करवा पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कर्नाटक सरकार के, और कर्नाटक की सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार के धूलमुल रवैये के कारण कर्नाटक में इस तरीके का अफरा तफरी मचा हुआ है, इस तरीके का अराजकता की स्थिति पैदा हो गया है कि वाकई इस समय इस जल विवाद को सुलझाना बहुत ही कठिन लग रहा है। तो यह है इस एनडीए अलायंस के अंदर का स्वरूप। इस एनडीए अलायंस में जितने भी दल शामिल हैं, ये हर एक दल अपने अपने राज्यों में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन ये सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे। पता नहीं इस एनडीए अलायंस का सलाहकार कौन है, इनको किस मूर्ख टाइप के व्यक्ति ने यह सलाह दिया कि इस तरीके का एनडीए अलायंस बनाओ जिसमें तुम रोज आपस में जुत्तम पैजार करना, और जब एक कहीं मीटिंग होगा, बैठक होगा, तो उसमें जाके कहना कि हम सब एक हैं और हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। और इस देश का जनता इतना बेवकूफ है कि वो तुम्हारे बातों को मान लेगा। यह गजब की परिस्थिति है इंडिया अलायंस में, और इनके इस इंडिया अलायंस के षड्यंत्र को समझना इस देश के लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस का षड्यंत्र है वो इस देश के सभ्यता, संस्कृति और सनातन के खिलाफ है। इनका एजेंडा सामने आ चुका है कि ये इंडिया अलायंस बना किस लिए है, इसलिए इस इंडिया अलायंस से सावधान रहने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नमस्कार।